अगर ये विश्वास, ये भरोसा टूट जाए तो समझिए रिश्तों की अहमियत ही नहीं रहती। आप सब अव्वल तो चाइनीज माल घर लेकर आते नहीं होंगे, लेकिन अगर घर लाते होंगे तो उस पर एतबार कतई न कर पाते होंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और हमारी अड़ी में आपका बेहद स्वागत है। ड्रैगन का धर्म कर्म सब बुरा है और उसकी नीयत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी साजिश भी, क्योंकि पूरा का पूरा चीन बुराई से भरा पड़ा है। आज हम आपको चीन की हर बुराई से परिचित कराएंगे, बताएंगे कि ताइवान में ताकतवर कौन है, समझाएंगे कैसे चीन से कई मामलों में दमदार है हिंदुस्तान, और दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग की वो बुरी बदनीयत आपको बताएंगे जिसे देखकर आपको चीन से और घिन आने लगेगी। लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देता हूं मैं आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ आज अड़ी में होंगे, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोमोडोर अनिल जय सिंह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, दिलीप सिन्हा पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआती दौर में जो सवाल आप सबसे करूंगा, अगर उसको 1-1.25 मिनट के अंदर अंदर उसका जवाब दे देंगे सर, तो आप सबके पास आने में और सारगर्भित रखने में चर्चा को मुझे मदद मिलेगी। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, भारत की कार्रवाई से चीन में खौफ है और चीन की गुहार यह है कि पक्षपात पूर्ण रवैया ना अपनाया जाए। चीनी कंपनियां हवाला रैकेट में शामिल थीं और इसमें शामिल फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। अहम खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 1000 करोड़ से ज्यादा का हवाला लेन देन खुलासा हुआ है। और अब इस मामले में किंग पिन कौन है? क्या ये एक लोकल ऑपरेट करने वाला एक रैकेट था या असल में इसे एक देश का समर्थन हासिल था, यह पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा रैकेट बर्स्ट किया गया है भारत की तरफ से। चीन कह रहा है कि पक्षपात पूर्ण कोई काम ना किया जाए, कोई ऐसा रवैया ना अपनाया जाए, क्योंकि पहले से तनाव बना हुआ है। चीनी कंपनियां हवाला रैकेट में शामिल थीं, लिहाजा इन फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह हर तरह के वॉरफेयर पर उतारू है चीन। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो है ही, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, न जाने कितने तरह के वॉरफेयर में वो लगा हुआ है। और उसी में से एक लगता है कि ये भी है कि जहां जाकर पैसों के पूरे तंत्र को खोखला करने में चीन लगा हुआ है। अगर ऐसा होता है और देश का समर्थन भी इसके पीछे दिखाई देता है तो जाहिर है ये चीन के लिए एक और बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, आपको एक अहम इंफॉर्मेशन की तरफ ले चलता हूं। यह इंफॉर्मेशन बहुत अहम है क्योंकि आपको यह बताएगी कि ताइवान को हमें किस निगाह से देखना चाहिए। ताइवान अभी तक हम यह समझते रहे हैं कि चीन के पूर्वी हिस्से में एक आइलैंड कंट्री है और उस पर चीन अपनी बुरी नीयत रखता रहा है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा है। और अब यह लग रहा है कि आर पार वाली सिचुएशन बस किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा आ सकती है। ताइवान में ताकतवर कौन है? वो चेहरा जो दावा ठोकता रहा है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत वो मेरा हिस्सा है और एक ना एक दिन मैं उस पर दोबारा काबिज होऊंगा, या फिर ये दो चेहरे जो यहां दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें मुख्य रूप से आपको ट्रंप नजर आ रहे हैं और उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री भी नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये आइलैंड और इसको लेकर ये जो खींचतान मची हुई है, एक तरफ यहां आपको ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अब भारत ने भी अपना स्टांस बदल दिया है। पहले कोई राजनयिक संबंध नहीं था, असल में जो राजनयिक संबंध थे वो केवल औपचारिक थे। वहां पर एक एसोसिएशन के माध्यम से, जिसको ताइपे भारत एसोसिएशन कहा जाता है, और यहां ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के तहत दिल्ली में ये राजनयिक संबंध निभाए जाते थे, लेकिन कोई बाकायदा फुल फ्लेजेड राजनयिक संबंध नहीं था। हिंदुस्तान अब अपना दूत नियुक्त करने के बारे में सोच रहा है ताइवान में, और ये चाइना की कमजोर और दुखती हुई नस पर हाथ रख देने जैसा होगा। इधर आपको भारत दिखाई दे रहा है और जिसने खुलकर ताइवान का समर्थन किया है, यहां तक कि अपने वॉरशिप्स को, न्यूक्लियर पावर्ड सुपर वॉरशिप्स को वहां पर तैनात कर दिया है और लगातार यह कह रहा है कि ताइवान के हर एक हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। वो अमेरिका खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये व्यक्ति जिसने अपने अंधे एम्बिशन के आगे सबको ताक पर रख दिया है, शी जिनपिंग, और ये कहा जा रहा है कि इसको ऑपरेशन रेड आइलैंड का नाम दिया गया है। ऑपरेशन रेड आइलैंड, जिसमें ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अभी तक जो रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने की कोशिश की जा रही है शी जिनपिंग की तरफ से। लेकिन इधर से लगने वाली ये ताकतें सुनिश्चित कर रही हैं कि ताइवान की संप्रभुता, वहां लोकतंत्र को किसी भी तरह का खतरा ना होने पाए। लेकिन क्या अब
ये मेक और मार सिचुएशन पर चीजें पहुंचती जा रही हैं। क्या ताइवान को लेकर हर दिन घुड़की, हर दिन धमकी, ये चीन की तरफ से उस एम्बिशन को अपने कल्मिनेशन में ले जाने की कोशिश है क्या, जिसके तहत वो ताइवान का विलय कर लेना चाहता है? या फिर अब वो वक्त आ गया है जहां पर अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे वो तमाम देश जिन्होंने चाइना का एग्रेशन, उसके अंधे एम्बिशन को समझा है, अब ताइवान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे? मैं आपको यह भी बता दूं कि कई सारे काम किए गए। मैं जरा वो टेक्स्ट देखना चाहूंगा जिसके जरिए मैं आपको समझा सकता हूं कि ताइवान के संदर्भ में क्या क्या किया जा रहा है। ताइवान के संदर्भ में यह नुकसान है अमेरिका को। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से भांप रहा है कि अगर हार गए तो विश्व नंबर 1 की एक तरीके से जो कुर्सी है, जो कहीं अनकही कुर्सी है, वो जाएगी। लेकिन अगर जीते तो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल भारत ने अब तक वन चाइना पॉलिसी को माना ही, आप जानते हैं। ताइवान में इसीलिए अपना कोई राजदूत नियुक्त नहीं किया था। ताइवान में पूर्णकालिक राजनयिक दफ्तर इसीलिए नहीं खोला गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वहां राजनयिक होगा। और गौरांग लाल जो अभी सेक्रेटरी हैं और अमेरिका के मामले देखते हैं, वो वहां पर राजदूत तैनात किए जाएंगे। ताइवान ने जल्द ही दूत नियुक्त कर सकता है हिंदुस्तान। मैंने आपको बताया जैसे अभी तक केवल काम चलाऊ दफ्तर बनाए गए हैं दोनों जगह, चाहे वो ताइपेई हो या दिल्ली। साई एंग वेन के शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी सांसद या तो गए या वहां पर उन्होंने 2 सांसदों के संदर्भ में खबर है कि वहां जाने के संदर्भ में या अपना मैसेज भेजने के संदर्भ में इस बात से बीजिंग बहुत चिढ़ गया था। हालांकि भारत ने बाद में कहा था कि आप औपचारिक शिकायत दर्ज कराइए, हमारा विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग को भारत ने मिस्टर डेमोक्रेसी कहा। हाल ही में ली तेंग की डेथ हुई। ली तेंग जो कि 2000 तक वहां प्रेसिडेंट थे, सन 2000 तक, उनके मृत्यु के बाद उन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी कहा जाना, यह हिंदुस्तान की तरफ से चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था कि हम डेमोक्रेसी की हिमायत करते हैं और डेमोक्रेसी की बात करने वाले की हिमायत करते हैं। ताइवान के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका तैयार है, ताइवान के हितों का वो मुहाफिज है। हारने पर लेकिन एक बड़ा खतरा है कि बगैर कहे चीन खुद को विश्व नंबर 1 घोषित कर देगा और जीतने पर घोर आर्थिक नुकसान होगा। पहले ही कोविड से जूझ रहा है अमेरिका, और अगर ताइवान को उसकी सुरक्षा के लिए वो बहुत ज्यादा फौज तैनात करता है और लड़ाई में जाता है तो जाहिर है उसको बहुत पैसे खर्चने होंगे। जीत जाता है तो भी उसका जेब खाली हो जाएगा और जीत जाने की सूरत में भी एक तरीके से हार जैसी सिचुएशन रहेगी। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि चाइना दोबारा ताइवान पर अटैक नहीं करेगा, और क्योंकि तब तक ये नाक का सवाल और बड़ा बन चुका होगा अमेरिका के लिए, लिहाजा ये खतरा और कई गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि वो आइलैंड कौन सा है, वो कंट्री कौन सी है जिसको लेकर शी जिनपिंग अपनी तरफ खींचतान मचाए हुए हैं, उधर अमेरिका उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो तमाम कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय कर रहे हैं कि इस देश का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। सबसे पहले आइए अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं राजन साहब के साथ। राजन साहब, ताइवान को लेकर ये केवल घूराघारी का सिलसिला है जो चलता रहेगा, या चीजें कहीं किसी डिसाइसिव होने की तरफ बढ़ रही हैं? गौतम जी, मेरी जो असेसमेंट है कि ये जो ताइवान का जो मुद्दा है, शुरुआत है और चाइना इसको एक डिसाइसिव मोड पे लेके जाएगा। और अभी चाइना का मेन कंसर्न हांगकांग में है और वो उसके साथ भी जूझ रहा है, पर वो अपॉर्चुनिटी अभी देख रहे हैं कि ताइवान को कैसे एक पीसफुल तरीके से लिया जाए। और उसके लिए स्प्राटली और पैरासिल आइलैंड्स पे चीन ने ऑलरेडी वहां पे कब्जा कर दिया है, और अभी हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अनाउंस हो गई है दोनों आइलैंड्स के लिए, बिकॉज ये अपना लीगल जो है, लीगल तरीके से चीन ये काम करना चाह रहा है और ये चाहता नहीं है कि लड़ाई से ये हासिल। और इसीलिए जो इसका एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है, जो इसको ऑथराइज्ड है, वो 200 नॉटिकल माइल्स है, पर अब चीन 1100 नॉटिकल माइल्स पे अपना क्लेम कर रहा है। और आप इसकी स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं कि ये क्यों कर रहा है, बिकॉज अगर ये करेगा तो ये पूरा ताइवान का ब्लॉकेड कर सकता है। कोई भी चीज, कोई भी वेसल, कोई भी ट्रेड ताइवान इसको जाने से चाइना इसको रोक सकेगा। और इसीलिए ये इसके ऊपर इसने अपने वहां पे रडार बेसिस भी लगा रखे,
और वहां पे अपने एयर बेसिस भी लगा रखे इन आइलैंड्स के ऊपर। नहीं सर, हम ये इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस तनाव को, लेकिन ये तनाव क्या ये अब अपने निर्णायक अपने अंजाम तरफ पहुंच रहा है या अभी उसमें देर है, ये समझने की मेरी कोशिश है। सिवाज साहब, आपका नजरिया क्या कहता है? देखो दिनेश, इसमें इस तरीके देखने में कुछ बातें बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो जनरल साहब बोल रहे थे। देखो एक बात तो है कि चीन चाहता है कि किसी तरीके से ताइवान को हड़प ले, और वो चाहेगा अगर पीसफुल पर्पज से हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। 2-3 रीजन है। एक तो ये मैं समझता हूं कि चीन ये इस समय क्यों करने की कोशिश कर रहा है कि उसको पता पूरा संसार कोविड-19 में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो उसके प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके अंदर एंगेज है, और उसको लगता है ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसका ये फायदा उठा के आफ्टर ये जो इसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग में लाया, कहीं ना कहीं दबाव डाले ताइवान पे, बिना लड़ाई के किसी तरीके से वो ताइवान को ग्रैब करे तो बहुत अच्छा है। जैसे बताया स्पार्टले आइलैंड और पारासाइल आइलैंड से वो पहले ही उसने डिप्लॉय कर दी हैं, अपनी मिसाइलें वगैरह भी सारी डिप्लॉय कर दी हैं, मगर ये बात चलेगी नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका जो है इससे बिल्कुल वाकिफ है। उसने यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन लगा दी थी, अभी निमतेज मिडिल ईस्ट में चला गया है, F-22 रैप्टर, F-35 लगा दिए, मिसाइल तैनात कर दी हैं। तो ये गेम नहीं, लेकिन सर ये जो है ये पोस्चरिंग है क्या, या वॉर की सिचुएशन में, क्योंकि ऐसा कोई पैक्ट नहीं है जैसा जापान के साथ है कि अगर उसके हितों पर आंच आती है तो अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा जंग में। ताइवान के साथ वो सुरक्षात्मक रूप से खड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो ऐसा कोई लिखित कोई क्लॉज नहीं होने की वजह से क्या वो फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा सर ताइवान के प्रोटेक्शन में? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है सर, इसी बात को लेकर मैं अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़ता हूं। सोई साहब के पास मैं जाता हूं। जनरल संजय सोई साहब, आपको क्या दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल मैं भी जनरल शिवाज की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि चीन जो है शायद ये सोच रहा था कि अमेरिका में भी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी और अमेरिका कोविड-19 से उलझ रहा है, तो शायद इसका फायदा उठा। दूसरी बात जो है, चीन की अंदरूनी हालात जो है इस समय में शी जिनपिंग को भी खतरा है, जिस प्रकार से अनरेस्ट अंदर हो रहा है। तो एक तरफ उन्होंने हांगकांग को न्यू सिक्योरिटी लॉ बना के वहां पर कब्जा किया, एक तरह से एक जो पहले 1 नेशन 2 स्टेट थ्योरी थी उसको चेंज किया है, और आज जो है उसी को लेते हुए ताइवान को अभी ये खतरा हो रहा है कि ये चीन अभी इसके ऊपर आक्रामक रुख लगा सकता है। अभी तक वो सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स ले रहा था, लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने मिलिट्री पोस्चरिंग शुरू की है और जनवरी के बाद से उन्होंने साफ जता दिया है कि किसी प्रकार से ताइवान की बाकी देशों के साथ संबंध मंजूर नहीं है, जो उनकी पोस्चरिंग अमेरिका के साथ। अब सवाल यह है सर कि अगर 194 देश यूनाइटेड नेशंस के जो हैं उनमें से 179 देश ताइवान को अभी तक मान्यता नहीं देते हैं, राजनयिक मान्यता, इनमें से 15 देश ही राजनयिक मान्यता देते हैं। हिंदुस्तान इसमें क्या अपना राजदूत नियुक्त करने की तरफ कदम बढ़ा चुका है, और आने वाले दिनों में क्या हम इसको होते हुए देख लेंगे कि वहां गौरांग लाल शर्मा जिनका अभी नाम चल रहा है, क्या वहां पे डिप्लॉय भी कर दिए जाएंगे? दिलीप सिन्हा साहब, आपका असेसमेंट। देखिए, हमारा एक वरिष्ठ राजनयिक पहले भी रहा है ताइवान में, लेकिन वो राजदूत की हैसियत से नहीं जाता है वहां, वो जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से। वहां पे हमारा जो दफ्तर है वो एक राजदूत नहीं है, राजदूतावास नहीं है, वो एक व्यापारिक ट्रेड रिप्रेजेंटेशन करके जाता है वहां पे। तो ये संभव है कि उसी हैसियत में ये जो नए नियुक्त हो रहे हैं हमारे, उनको राजदूत कहना उचित शायद नहीं होगा, उन्हें प्रतिनिधि कहना उचित होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि भारत इस वक्त नहीं, तो भारत अभी तक जो मानता रहा है वन चाइना पॉलिसी, उसमें कोई शिफ्ट आप देखते हैं ताइवान के संदर्भ में, या वही जो था वही चलेगा, थोड़े बहुत नाम बदल जाएंगे? बस मैं आपके पास आता हूं सर ये सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले 6:15 बजे मैं क्या दिखाने वाला हूं, अनिल साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, 6:15 बजे हम ये दिखाएंगे हिंदुस्तान के चारों तरफ किस तरह से मकड़जाल बनाया है शी जिनपिंग ने, और हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा हुआ है इस जाल को काटने के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बदला हुआ नाम होगा, या अप्रोच में भी तब्दीली होगी ताइवान के संदर्भ में? सिन्हा साहब। क्योंकि इधर जो हमने बातचीत की है ताइवान के साथ, जो हमारे 2 प्रतिनिधि वहां गए थे, इन सब को लेकर लगता है कि ये सरकार जो है वो धीरे धीरे नीति बदलना चाहती है, लेकिन उसके लिए हमारी जो विदेश नीति रही है 70 साल से, वो इतनी गहरी हो गई है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए बहुत
मजबूती चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए। तो क्या ये वो वक्त है जिसमें हमको ये कर पाना हमारे लिए आसान भी है इस वक्त के हिसाब से, और अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया का सपोर्ट भी हमारे साथ होगा? अनिल साहब, इसमें आपका एनालिसिस क्या है? क्या यही सही वक्त है और ताइवान के साथ अपने व्यापारिक संबंध हो या राजनयिक संबंध इनको और मजबूत और वन चाइना पॉलिसी को अब किनारे रखने की बारी आ गई है क्या? देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, उनका एक कोर इंटरेस्ट है कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन होगा चाइना के साथ, और उन्होंने ये डेट लगाई थी इसके 2049 तक ये उसको करके रखेंगे। युद्ध वो इसलिए नहीं करते ताइवान पे क्योंकि वो ये सोचते हैं, उनका कहना ये है कि ताइवान तो हमारा हिस्सा है। उन्होंने कभी माना ही नहीं है कि वो चीन का हिस्सा नहीं है, तो वो बोलते हैं हम अपने लोगों के ऊपर युद्ध कैसे कर सकते हैं। तो ये जो दबाव अभी आ रहा है चीन के ऊपर, ये चीन को मेरे ख्याल से चीन ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा दबाव कभी आएगा, और ये सब इफेक्ट है पोस्ट कोविड। क्योंकि कोविड के बाद जब चीन ने सोचा कि उनको एक मौका मिला है सारी दुनिया के ऊपर दबाव डालने का, क्योंकि दुनिया अब कोविड से जूझ रही है और वो उस सिचुएशन से आगे निकल गए हैं, उन्होंने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया से इतना बड़ा पुशबैक मिलेगा। मेरे ख्याल से उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, और अंदरूनी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। ताइवान में फिर प्रेसिडेंट वही वापस आ गई हैं, उन्होंने भी बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट किए हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये सब जो अब हो रहा है, चाइना को अभी मेरे ख्याल से चाइना युद्ध में नहीं जाएगा, प्रेशर डाल के रखेगा जितना डाल सकता है। ठीक है, और चाइना युद्ध में नहीं जाएगा, अपना हिस्सा मानता है, युद्ध नहीं करेगा, लेकिन त्योरियां चढ़ाना घुड़काना नहीं छोड़ेगा। मतलब ये कि अमेरिका के लिए भी अभी एक सुविधाजनक स्थिति है जिसमें वो ताइवान के साथ खड़ा हुआ दिखा भी सकता है और उसको वॉर में आने वाली सिचुएशन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान क्या करेगा? पहले से जो उसकी पॉलिसी थी, वन चाइना पॉलिसी को जिसको मानता रहा, वही रहेगा या अलग कुछ होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स भी देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान को किस तरीके से आप घेरने की, न सिर्फ घेरने की कोशिश है बल्कि उसके पड़ोसियों को अपने प्रभाव में लेते जाने की कोशिश है। बांग्लादेश में किस तरीके से उसने अपना कारोबार बढ़ाया है, बांग्लादेश का जो कारोबार है उसका 98% अपना बाजार उसके लिए खोल दिया है, 8000 प्रोडक्ट्स उसके अपने यहां बिकने के लिए खोल दिए हैं, और इस तरीके से वो बड़ा बल्लियों उछल रहा है बांग्लादेश, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो बहुत जल्दी एक लीस्ट डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन वाला जो यूनाइटेड नेशन का जो पैरामीटर है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। उसको यह भी लग रहा है कि $20 अरब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए 27 अलग अलग परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं, इस तरीके से वो भी उसके तरफ आकर उसके लिए एक तरीके से फायदे की स्थिति है। लेकिन आप देखिए ये जाल कैसे बिछता जा रहा है हिंदुस्तान के चारों तरफ। असल में हिंदुस्तान से ज्यादा उन मुल्कों के लिए खतरनाक है, लेकिन चाइना की कठपुतली बने हुए उन मुल्कों को क्या इस बात का एहसास है? पहले ये देखिए, भारत को देखने का दम। यहां पर आपको नजर आ रहे हैं वो मुल्क जो प्रत्यक्ष रूप से बहुत स्ट्रांगली या परोक्ष रूप से भारत के साथ खड़े हुए हैं। ये वो तमाम मुल्क हैं, वो स्कॉट मॉरिसन हो, पुतिन हो, उधर डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, या ब्रिटेन, अब भारत के साथ ये खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सही को सही और गलत को गलत कहने वाले जो देश हैं, वो सही देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। यहां तक कि पुतिन को भी यह फैसला करना पड़ रहा है कि व्लादिवोस्तोक को अगर वो आज अपना हिस्सा बता सकता है, इतनी हिमाकत कर सकता है, तो चीन पर भरोसा कैसे किया जाए? हालांकि वही मुल्क है जो ये कहता रहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है तो चाइना तो हमारा भाई है। और इस तरफ देखिए, ये है शी जिनपिंग, उन्होंने क्या किया है? इमरान को घेरा, ग्वादर पोर्ट, सीपेक, यहां पर पैसे लगाकर उनका मुंह बंद कर दिया, और अब सब कुछ वो करवा रहा है जो चीन चाह रहा है। वो भारत के लिए सीज फायर उल्लंघन कर करके भारत को परेशान करने का मामला हो, या ग्वादर पोर्ट और वहां पर सीपेक में पैसा ले लेने के बाद इस कदर वो चीन के सामने घिर गए हैं और नतमस्तक हो गए हैं कि एक नया नक्शा उनके जहन में आ गया, जिसमें भारत के गुजरात को भी उन्होंने अपना हिस्सा बताते हुए उसको जारी कर दिया। हालांकि नक्शा बनाकर खुश हो लेने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इधर शेख हसीना, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश ने भी असल में अपने आप को यही पाया है कि चीन इधर उसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो गया है, और क्योंकि भारत ने अपने यहां नागरिकों को पनाह देने के हिसाब से एक कानून लागू किया और वो माफिक नहीं आ रहा था बांग्लादेश को, लिहाजा ये दोनों स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें बांग्लादेश का शिफ्ट चाइना की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। नेपाल आप जानते हैं, उसने एक नक्शा अपने यहां बनाकर दिखा दिया। तमाम भारत विरोधी गतिविधियों में ओली लगे हुए हैं, उनके पर्सनल अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए गए बाहर, और यह दिखाता है कि 45 करोड़ रुपए में ही सही वो खरीद सकता है यहां के प्रधानमंत्री को, और यह भी दिखाता है कि वहां के रोड और रेल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करके और एक तरीके से डेट ट्रैप में फंसाने का नेपाल को भी काम कर रहा है। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां नेपाल असल में वहां होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से ये श्रीलंका में भी आपको लगातार बता रहा हूं कि राजापक्षे वहां, अब ये दोनों भाई जब से दोनों महत्वपूर्ण कुर्सियों में अब काबिज हो गए हैं, उसके बाद
चाइना की तरफ यह मुमकिन है कि श्रीलंका का और झुकाव देखने को मिले। हालांकि इस बात को भांपते हुए और प्रीएम्प्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले ही वहां बधाई दे दी थी राजापक्षे को। लेकिन क्या यह बात भारत के पक्ष में आने वाले दिनों में जाती हुई दिखाई देगी? क्या यह जाल जो जिनपिंग ने बुना है इसको भारत काट पाएगा? क्या यहां पर जो ये मजबूत हाथ दिखाई दे रहे हैं मिले हुए, ये आखिरकार जिनपिंग की काट निकाल पाएंगे क्या? या पहले कोविड फैलाकर फिर पड़ोसियों को बरगलाकर भारत को और पूरी दुनिया को परेशान करने का ये जो खेल खेल रहे हैं शी जिनपिंग, इसमें कामयाब होते जाएंगे? देखना है ये भारत के पड़ोसी क्या इस बात को समझेंगे कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा और कभी अपने पड़ोसियों के हितों पर उसने इंक्रोच नहीं किया। खुद पाकिस्तान भी ये बात मानता है कि हमारी जो जंगें हुई हैं उसमें हमने इनिशिएट किया, भारत की तरफ से कभी भी कोई जंग को शुरू करने का इनिशिएटिव नहीं हुआ। इन तमाम मुल्कों को मालूम है कि हमारे लिए भारत हित की ही बात सोचता है, लेकिन जब पैसे सामने होते हैं तो कई बार गैरत गिरवी हो जाती है। क्या इन मुल्कों ने अपनी गैरत गिरवी कर दी है या इनको एक दिन सद्बुद्धि आएगी? अब इस बात को लेकर मैं राजन साहब के पास चलता हूं। राजन साहब, ये बात तो ठीक है, ये षड्यंत्र जो चल रहा है, लेकिन क्या हमने इसको वक्त रहते प्रीएम्प्ट करने के लिए जरूरी कोशिशें की हैं सर? गौतम जी, मुझे लगता नहीं है कि हमने ये इसको एंटिसिपेट किया था। हमने चीन पे भरोसा किया था और हमने उसको अपना दोस्त माना था, और इसीलिए पिछले 3-4 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के संबंध इतने क्लोज हो गए थे, और इस वुहान कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारे जो मेजर्स हुए थे, तो हम एंटिसिपेट नहीं ये एक्चुअली कर रहे थे कि चीन ऐसा करेगा। और चीन ने आज क्या किया है कि हमारे जितने भी नेबर्स हैं सबको अपने डेट ट्रैप में ले लिया। बिल्कुल, श्रीलंका में वो पोर्ट बना रहा है, वहां पे वो तो ले लिया सर, 100 साल के लिए ले लिया, कई एकड़ जमीन ले ली, वहां फैक्ट्री बना दी। अब वहां लागत भी कम होती है, मुनाफा ज्यादा होता है, वहीं बनाकर वहीं खपा देता है सर। लेकिन क्या ये इन मुल्कों को और पैसे मांग रहे हैं चीन से अभी? नहीं सर, लेकिन ये भी तो रोटी खाते हैं, ये भी तो गेहूं खाते हैं। इतनी अकल तो इनके पास भी होगी संजय सोई साहब, इतनी अकल तो इनको भी समझ में आ रही होगी। लेकिन क्या पैसों के आगे लाचार हैं? गरीबी इनके लिए काल बनी हुई है, उससे निकलना चाहते हैं, इसलिए चाइना पैसे दे रहा है, उनको फिलहाल पैसे चाहिए। नहीं, बिल्कुल दिनेश जी आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि चाइना आज पैसे का गेम खेल रहा है। एशिया में भारत के चारों तरफ के जो देश हैं वो एक पैसे का लालच देके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का लालच देकर वहां पर इतना पैसा दे देता है कि बाद में वो जैसे महाजन होता है ना, पहले गरीब आदमी होता है, उसके जाल में फंस जाता है और फिर धीरे धीरे अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब उसके पास चली जाती है। वही हाल आज इन देशों का हो रहा है। और ये देश अगर समय रहते नहीं संभलेंगे, नहीं समझेंगे, तो इनकी अपनी जो आज़ादी है, अपनी सोच है, अपनी पॉलिसी है, वो सब खत्म, और चीन जैसा बोलेगा वो सब करने पर ये मजबूर हो जाएंगे। दिनेश नहीं सर, लेकिन ये मैं समझना चाह रहा हूं सोई साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। ये क्या येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला जो मसल है सर सिवाज साहब, ये वो है, या इनको मालूम है कि आने वाले दिनों में ये कॉलोनी बनकर रह जाएंगे चाइना की, या इनको लग रहा है अभी 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 तो ले लो, आने वाले दिनों का आने वाले दिनों में देखेंगे? बिल्कुल ठीक है दिनेश, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये सब गरीब देश हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट करें। ये एक प्रकार से ट्रैप में फंस गए हैं। चीन के ये बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है वो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये स्टार्ट किया इसने नेपाल से इसने अभी रोड बनाई है, रेलवे लाइन बना रहा है, और तो इसकी काट क्या है सर? नेपाल को अपने नीचे में इसकी काट क्या है? देखो मैं यही बता रहा हूं कि जो नेपाल को कर लिया है इसने, कहीं ना कहीं म्यांमार को भी कुआ कप्पू से, यूनान से कुआ कप्पू के लिए जो रोड बनाई है, डीप सी पोर्ट कर दिया हमन। अभी इसके पास इसने चिटागोंग जो बना दिया है पोर्ट श्रीलंका में, हमन टोटा बना दिया है श्रीलंका में, बांग्लादेश में बना दिया है इसने जो अपना चिटागोंग, और उसके बाद जिबूटी में, और इसके बाद जो ग्वादर में। अभी जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चाबार है,
उसके अंदर भी ये आ गया है। ईरान ने किसी न किसी तरीके से इसको आने की मदद करी है। तो एक प्रकार से आप अगर देखो तो चीन हमारे को चारों तरफ से घेर रहा है। सबसे दुख की बात है, आज वो देश जो हमारे साथ थे, छोटे छोटे देश, नेपाल, भूटान, इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, वो धीरे धीरे। लेकिन सर अगर श्रीलंका के संदर्भ में बात की जाए, मैं अनिल जयसिंह साहब से बात समझना चाहूंगा कि क्या श्रीलंका को सद्बुद्धि आई होगी? राजा पक्षे एक बार हाथ जला चुके हैं। हम्बन तोता के संदर्भ में उन्होंने देख लिया कि उनके ही देश में कितना मुखालफत हुई थी इस बात की। क्या अब उनको सद्बुद्धि आ गई होगी, या राजा पक्षेस का जो चाइना की तरफ इंक्लिनेशन कहा जाता है वो आगे भी जारी रहेगा? मैं ये समझूंगा। लेकिन एक अहम खबर आपको बता दूं, इस वक्त ये बड़ी खबर है एलएसी को लेकर ये अहम खबर। एलएसी को लेकर भारतीय राजदूत ने विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी से बात की है। भारत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एक कदम भी भारत पीछे नहीं हटेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी से बात की है और यह कहा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। असल में चीन की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि अब जहां पर सेना है उसको न्यू नॉर्मल मान लिया जाए और पुरानी एलएसी की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने यह कहा है कि हम इस पर कोई भी रजामंदी, हम स्टेटस को एंटे जो कह रहे हैं, अप्रैल से पहले की सिचुएशन हमको वही चाहिए। अनिल साहब के पास मैं वापस चलता हूं चर्चा के उस मोड़ पर जहां मैं इस ब्रेकिंग की तरफ आपको ले गया था। अनिल साहब, श्रीलंका का अप्रोच आप बदलते देखते हैं या नहीं? जी हाँ, देखिए श्रीलंका में राजापक्ष भाई आज जो दोनों आए हैं पार में वापस, वो जरूर अब फिर चीन सोचेगा कि उनको वहाँ पे अब थोड़ी और अपनी मनमानी मिलेगी। पर अगर आप देखें तो पहली विजिट जो राजापक्ष ने की वो इंडिया आए बनने के बाद, पार में आने के बाद, तो वो भी समझ गए हैं कि चीन के ऊपर इतना निर्भर होना ठीक नहीं है। बांग्लादेश भी समझ गया, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जितना हो गया है अब उसको वापस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है इनको। अच्छा, इसका क्या होता होगा सर? एक बात और अनिल जी मैं समझना चाहता हूं, जैसे जो पाकिस्तान जैसे देश है, पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का कर्जा सऊदी का बनता था, उसने कहा चीन से लेकर अब मैं सऊदी का कर्ज चुका देता हूं। ये जो एक टोपी दूसरे को पहनाने वाला ये जो तरीका है, जो हम आम जिंदगी में खुद भी 2-4 होते हैं ऐसे लोगों से जो उधार मांग मांग के जिंदगी चलाते रहते हैं, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों का क्या होने वाला है, ये भी एक बड़ा। दिलीप सिन्हा साहब, क्या पाकिस्तान को मालूम है हम ऐसे ही चलेंगे और उसको मंजूर भी है इसके साथ जो आता है? अच्छाई आती है अच्छाई आए, बुराई आती है बुराई उसको मंजूर है। पाकिस्तान को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही कर्ज लेकर ही अपना काम चला रहा है। पहले अमेरिका से कर्ज लिया करता था, अभी भी अमेरिका से कर्ज लेता है, उसके बाद सऊदी से कर्ज लिया, अब चीन से ले रहा है। तो पाकिस्तान को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ देखता है कि उसे किसी तरीके से कहीं से पैसा मिलना चाहिए और कहीं से सहायता मिलनी चाहिए। आज सऊदी के साथ उसके संबंध खराब हो रहे हैं, लेकिन उससे उसकी चिंता नहीं है। सऊदी से अभी भी वो तेल लेता है और सहायता भी लेता है। और सवाल यह है सर कि इन तमाम जगहों पर उसने एक तरीके से अपने मिलिट्री ठिकाने भी बना लिए हैं। वो ग्वादर पोर्ट हो, वो हम्बन तोता हो, वो असल में बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि वहां पर भी उसका सैन्य बेस एक तरीके से उसने बना लिया है। तो यहां पर तो उसने सैन्य बेस बना ही लिए, उधर साउथ चाइना सी में उसने आइलैंड्स को भी नहीं छोड़ा है और वो एक तरीके से उसके लिए आउटपोस्ट का काम कर रहे हैं। सर ये कितना डेंजरस है? अगर ये तनाव बढ़ता है तो ये डेंजर कितना बड़ा है, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स अपने दर्शकों के लिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो स्पार्टले और पैरासेल द्वीप समूह जो हम कहते हैं, ये साउथ चाइना सी में वो जगहें हैं, ये वो आइलैंड्स हैं जहां पर चीन ने इनको अपने आइलैंड्स के तौर पर डुअल इस्तेमाल कर रहा है, इनका अपने नागरिक और सैन्य ठिकाने के तौर पर इनको विकसित कर लिया है। यहां पर उसने एयर स्ट्रिप्स बना लिए हैं, यहां पर उसने रडार इंस्टॉल कर लिए हैं, यहां पर उसने अपनी मिसाइल्स को इंस्टॉल कर लिया है और यहां पर हैंगर्स भी बना लिए हैं। कुल मिलाकर इन जगहों को इस तरीके से विकसित कर लिया है कि आने वाले दिनों में अगर साउथ चाइना से एक तरीके से ये जंग अगर बड़ा रूप लेती है, इसका मैग्नीट्यूड अगर बड़ा हो जाता है, तो उसके ये जो ठिकाने हैं, ये समझ लीजिए कि समंदर में जैसे वॉरशिप्स होती हैं, जैसे न्यूक्लियर वॉरशिप की हम बात करते हैं, निमित्ज की बात करते हैं, रोनाल्ड रीगन की बात करते हैं, तो ये मूविंग बड़े वॉरशिप्स हैं। लेकिन इसने नॉन मूविंग वॉरशिप्स अपने बना लिए हैं इन आइलैंड के तौर पर। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पहले एक समंदर ड्रैगन के अंदर पूरा का पूरा कैसे समाता जा रहा है, साउथ चाइना सी कैसे एक समंदर ड्रैगन के अंदर समाता जा रहा है, जरा वो देखिए आप। यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां नीचे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है पैरासेल द्वीप समूह, ये है पैरासेल द्वीप समूह और ये है स्पार्टले द्वीप समूह। पहले आप ये देखिए कि स्पार्टले द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप आते हैं। ये है क्यूरेटेरॉन रीफ, फायरी क्रॉस रीफ, गैवन रीफ, ह्यूग्स रीफ, जॉनसन रीफ और मिस्चीफ रीफ के साथ सूबी रीफ।
इन तमाम जगहों पर उसने अपने एयर स्ट्रिप्स डेवलप कर लिए हैं, उसके साथ राडार इंस्टॉल कर लिए हैं, अपनी मिसाइल्स को वहां पर, जो कि एंटी शिप्स मिसाइल्स भी हैं, सैम मिसाइल जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं, वो भी उसने तैनात कर लिया है। लेकिन ज्यादा डेवलप इसने किया है इस द्वीप समूह को, जिसको हम कहते हैं पैरासेल द्वीप समूह। यहां पर अभी कई जगहों पर अंडर डेवलप्ड है, काम चल रहा है, लेकिन यहां पर जिसमें वुडी आइलैंड भी शामिल है, इसको तो पूरी तरह से उसने डेवलप कर लिया है और यहां अपने बॉम्बर्स को और अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी उसने तैनात कर दिया। अब देखिए यहां पर कौन कौन है, वो जो मैंने आपको बताया पैरासेल में है डंकन आइलैंड, लिंकन आइलैंड, मनी आइलैंड, ट्री आइलैंड, ट्राइटन आइलैंड, वुडी आइलैंड, यहां पर है। ये हैं वो आइलैंड्स जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। अब आप देखिए कि यहां पर जो उसने अपने लॉन्ग टू मीडियम रेंज राडार और टेलीकम्युनिकेशन एरे जो अपना बनाया हुआ है, यहाँ जो एयर स्ट्रिप बनाए हुए हैं, यहाँ उसका जो बॉम्बर और उसका जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका रेडियस क्या है, साथ ही ये समझने की कोशिश भी करते हैं कि उसकी जो एंटी शिप और सरफेस टू एयर मिसाइल है उसकी रेंज क्या है। अगली स्लाइड में आप ये देख पाएंगे कि अगर यहां पर उसने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं तो उसकी रेंज क्या होने वाली है, एक एक करके हम ये समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए बॉम्बर फाइटर्स के हिसाब से उसकी रेंज क्या होगी। अगर ये माना जाए जो कि उसने अभी तक तैनात किया है वुडी आइलैंड में, J-11 अगर उसने अपना कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात किया और H-6 बॉम्बर तैनात किए, तो H-6 बॉम्बर का उसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो क्या होने वाला है, कहां तक जाकर वो बम गिराकर वापस लौट सकता है, वो जरा देखिए आप। यहां ये मान लिया जाए कि उसने अपने जो एयर स्ट्रिप बना लिए हैं वहां अगर वो अपना H-6 तैनात करता है या वुडी आइलैंड से उसके H-6 उड़ान भरते हैं, तो ये रेंज होगी। आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी की पूरी रेंज, और आप देखिए ये कितनी दूर तक आती है। इसमें साउथ चाइना सी से लगे हुए पूरे के पूरे देश कवर होते हैं। यहाँ ये ताइवान को अपनी जद में ले रहा है, चीन के एक बड़े हिस्से को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको सर्विलेंस दे रहा है, और यहाँ पर वो अपनी ताकत आप देख रहे हैं इन आइलैंड्स पर काबिज हो जाने की वजह से किस तरीके से बढ़ा रहा है। यहाँ सैम साइट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स जो उसने बनाई हैं, सरफेस टू एयर अगर वो मार करता है यहाँ पर और यहाँ पर उसकी मिसाइलें अगर तैनात हैं, यहाँ पैरासेल और यहाँ स्पार्टले में उसकी मिसाइलें अगर तैनात हैं सरफेस टू एयर, तो आप देख रहे हैं कि ये कितने बड़े हिस्से को अपनी जद में लेता है। यहाँ पर कम से कम जितनी भी शिप्स आ रहे होंगे उसकी तरफ, इन आइलैंड्स की तरफ, और यहाँ जितने शिप्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ चाइना सी वाटर्स को आ रहे होंगे, उनको सबको अपनी जद में ले सकता है, क्योंकि ये दो अलग अलग जगहों पर, ये इनके बीच में काफी दूरी है, एक तरफ ये पैरासेल एक तरफ स्पार्टले, इन दोनों जगहों पर मिसाइलों की तैनाती उसको साउथ चाइना सी में एक एज देती है। अब देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट, पहले मैंने आपको बताया बॉम्बर, और अब ये मानते हुए कि J-11 वो तैनात करता है अपने फाइटर को, तो उसकी रेंज क्या होगी। एक बार फिर से आप देख रहे हैं लगभग वही रेंज जो मैंने बॉम्बर के संदर्भ में आपको बताई थी, लगभग वही रेडियस यहाँ कॉम्बैट रेडियस दिखाई दे रहा है, जिसमें इस पूरे इलाके को ये हवाई सुरक्षा दे रहा है। और इन इलाकों में अगर अमेरिका के वॉरशिप्स जो मैं आपको बता रहा हूं लगातार कि रोनाल्ड रीगन यहाँ पर तैनात है, निमित्ज वहाँ भारतीय यहाँ अरब सागर के पास तैनात था, अगर मान लीजिए यहाँ पर आकर साउथ चाइना सी में प्रोटेक्शन के लिहाज से इन तमाम मुल्कों को और यहाँ अबाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कोशिशें की जाती हैं और तनाव यहाँ पर बढ़ता है, तो आप देख रहे हैं चाइना को यहाँ पर एक एज मिला हुआ है इन दोनों आइलैंड्स पर कब्जा करने और सैन्य ठिकाने बना लेने की वजह से। अगला देखिए आप, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स अगर वो तैनात करता है तो जाहिर है उसको इन्हीं जगहों पर ज़रूरत है जहां पर ये वाटर है। एंटी शिप क्रूज मिसाइलें इन जगहों पर आने वाली दुश्मन की ऐसी नावें जिन पर चीन की तरफ निशाने होंगे उनको तबाह करने के लिए ये जो रेंज होगी आपको नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हवाई रेंज हो, मिसाइल रेंज हो, जहां पर उसके एयरक्राफ्ट जा सकते हैं या उसका बॉम्बर जा सकता है या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जा सकते हैं या उसकी मिसाइलें जा सकती हैं, कितनी दूरी तक वो आसमान में, समंदर में, जमीन पर अपने दुश्मनों पर निगाह रख सकता है, अपनी ताकत का इजहार कर सकता है और अपनी तरफ आने वाले किसी खतरे को वो तबाह कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आप देखें तो अमेरिका की सुपरमेसी के आगे जब बात आती है वॉरशिप्स की, तो बड़े सुपर वॉरशिप्स हैं उसके पास, जिनको 5 न्यूक्लियर प्रोपेल्ड उसके पास वॉरशिप्स हैं। उस हिसाब से चाइना बहुत पीछे, लेकिन ये जो हैं
इन आइलैंड्स पे उसने जो ठिकाने बना लिए, इन हर एक आइलैंड को आप एक वॉरशिप मान सकते हैं। और इस हिसाब से क्या उसने अपने आप को आगे बढ़ा लिया है और वक्त रहते उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका? अब यह समझने की कोशिश करता हूं शिवाज साहब, पहले आपसे। देखो, मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो दिनेश, जो आपने बिल्कुल समझाया बहुत अच्छा। पार्सले और स्पार्टले दो आइलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। इनको इन्होंने डेवलप कर लिया है, मिसाइल लगा दिए, सर्वेलेंस लगा दिया, रडार लगा दिए, उसके बाद इसने अपने बॉम्बर और अपने जो फाइटर लगा दिए। मगर एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर वो ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है, अगर लड़ाई होती है तो उसको लड़ना पड़ेगा अमेरिका से। तो अमेरिका ने पहले ही दोनों यूएस निम्ति जो अरब सागर में है, प्लस ये जो रोनाल्ड रीगन है, उसके बाद F-22, F-35 और ताइवान को भी बहुत कुछ वेपन और मिसाइल दिए हुए हैं। अगर लड़ाई होती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता नहीं चीन कुछ कर सकता है। चीन कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो इकोनॉमिकली प्रेशर डाल के कि एक प्रकार से ताइवान को कब्जे में लाए, मगर वो टाइम चाह चुका है। अब अमेरिका बिल्कुल अलर्ट है और अमेरिका भी होने नहीं देगा। अमेरिका एक ही कंट्री है जो चीन जिससे डरता है, वो अमेरिका है। नहीं, लेकिन अमेरिका का क्या होगा सर? ये अगर इनकी काट ढूंढना है, अब मैं इस सवाल को लेकर सोई साहब के पास जा रहा हूं। सोई साहब, अगर इनकी काट ढूंढना है तो क्या करेगा अमेरिका? क्या वो जापान में ओकिनावा जैसी जगह पर जो उसका सैन्य बेस है उसका इस्तेमाल करेगा? क्या वो ताइवान में सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा? क्या वो इस तरीके से काम चलाएगा इनकी काट ढूंढने के लिए? नहीं, बिल्कुल दिनेश, एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो ये है, ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बहुत है, क्योंकि ये इलाका जो है ना 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 190 ट्रिलियन नेचुरल गैस ऑफ गैस है, नेचुरल गैस है। दूसरी बात, अमेरिका जरूर करेगा क्योंकि उसके पास भी फिर एक स्टैटिक बेसिस मिल जाएंगे और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो दोनों का इस्तेमाल करेगा। और क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए। जो उसका रिसोर्सेज अवेलेबल है आज अमेरिका के पास, उसका इस्तेमाल जरूर करे। तभी, क्योंकि ये जो चाइना ने आइलैंड्स पे अपने डिफेंसेस बनाए हैं, ये चाइना मेनलैंड की सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है, ताकि इससे पहले मेनलैंड पे जाए तो वो आइलैंड को क्लियर करे और वहीं से वो लंबे इलाके। लेकिन सवाल यह है सर कि इन तमाम जगहों पर वो अपने सैन्य ठिकाने जब डेवलप कर रहा था, उसको रोका क्यों नहीं जा सका? मैं ये भी सुनता हूं कि एक शोल है जो कि फिलीपींस के पास में है, जिसको अमेरिका बचाना चाह रहा था, लेकिन उसके बावजूद चाइना वहां जाकर काबिज हो गया और फिलीपींस को वहां से पीछे हटना पड़ा। क्या राजन साहब ये दिखाता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका कह सकता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखने होते हैं? देखिए गौतम जी, अभी तक जो यूएस है वो पैसिव रहा है और उसने अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में नहीं दिखाई। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन वो करता है, पर वो बहुत कम ऑपरेशंस होते हैं। ये अब अमेरिका को अपनी एक्टिविटीज एरिया में इसको बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को बढ़ाना पड़ेगा और अपने बेसिस बनाने पड़ेंगे आसपास की कंट्रीज में। लेकिन सर वो क्या करे राजन साहब? अब सवाल ये भी है ना कि कई कंट्रीज इनमें से जिनके अपने हित प्रभावित हो रहे हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि कोई अगर अलायंस बनता है चाइना के खिलाफ तो वो जाकर उसमें खड़े हो। ऐसी स्थिति में अमेरिका कितना अकेले यहाँ पर असर्ट करता रहेगा? सर ये एक बड़ा सवाल है। दिलीप सिन्हा साहब से जवाब चाहूंगा। फिलीपाइंस के साथ फिलीपाइंस के साथ अमेरिका की डिफेंस की ट्रीटी है। इसमें सवाल जो बड़ा है वो ये नहीं है कि अमेरिका अकेले क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। अमेरिका ने काफी कुछ किया है और कर भी रहा है। सवाल इसमें यह है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस वक्त देखना ये है कि चीन यदि साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो उसके बाद वो हिंद महासागर में घुसेगा, तो उससे हमारे हितों की नुकसान पहुंचेगा। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा इस वक्त, जो उस इलाके के जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें संगठन बनाना पड़ेगा इस तरह का ताकि हम चीन का मुकाबला कर सके, क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश हैं। अनिल जयसिंह साहब, आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, आपकी टिप्पणी भी चाहता हूं सर। ठीक है, जहां तक साउथ चाइना सी का सवाल, हाँ अनिल जयसिंह साहब, जहां तक साउथ चाइना सी का सवाल है, वो चाइना इंतजार कर रहा है कि अमेरिका का कब स्टेमिना खत्म होगा और वो अपने आप ही वहां पे उनका कब्जा हो जाएगा। वो युद्ध नहीं करने के पक्ष में है, अपने आप को सिक्योर कर रहा है, मिलिटराइज कर रहा है आइलैंड्स को, साउथ चाइना सी को कंट्रोल करना चाहता है। और उसको मालूम है आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अमेरिका का स्टेमिना जो है, अमेरिका की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कमजोर होती जाएगी पैसिफिक में। लेकिन एक बड़ी अहम बात ये कही गई सर कि अमेरिका पर ही सब कुछ छोड़ देना, ये देखते। और एक बात आप लोगों ने और भी कही कि हम वक्त रहते ये भी प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए कि हमारे पड़ोसियों को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, अपने प्रभाव में ले रहा है चीन।
तो ये कुल मिलाकर ये दिखा रहा है कि हम समझ तो रहे हैं खतरे को, लेकिन वक्त रहते हमको जो प्रयास करने चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। और ये असल में हमको समझना चाहिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए शेर के मुंह में जाकर शिकार अपने आप प्रवेश नहीं कर लेता, उद्यम करना होगा। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आज जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।